हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। आज हम जो हमारी पाइल फाउंडेशन के लेक्चर्स चल रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का कंसेप्ट किया था उस पे क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन को करने के बाद हम हमारी अल्टीमेट पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमिन करने के कुछ और तरीके देखेंगे। पर सबसे पहले गेट में आया हुआ ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 सेकंड के लिए रहेगा। आप पॉज कीजिएगा वीडियो को और इस क्वेश्चन को अपने तरफ से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो मैंने आपको कराया है पिछले लेक्चर में उस हिसाब से अगर आपने उसको अच्छी तरह फॉलो किया है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो जब आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो जो अप्रोच देखने के लिए या अपना आंसर राइट टैली करने के लिए फिर आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करना और अपना आंसर मैच करना। राइट नाउ द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। अब इस क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर पाइल ग्रुप दी हुई है 2.4 मीटर इंटू 2.4 मीटर डायमेंशन की। ठीक है, इसमें आपसे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन QNF पूछी गई है इन किलोन्यूटन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। टोटल 9 पाइल्स है, 3 इंटू 3 के स्क्वायर ग्रिड पैटर्न में ये अरेंज है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको जो लेंथ है वो 2 मीटर गिवन है। जिस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के जोन में जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन किलोन्यूटन अप टू 2 डेसिमल निकालनी है उसकी लेंथ है, उस सॉइल स्ट्रेटा की लेंथ है 2 मीटर्स। अंडरएंड शियर स्ट्रेंथ आपको 15 किलो पास्कल दी हुई है। अंडरएंड शियर स्ट्रेंथ जब भी आपको दी हो आपको ऑटोमेटिकली उसको इक्वल टू CU लिख लेना है। ऑटोमेटिकली आप चाहे आप जब डेटा नोट कर रहे हैं तब भी आप यहां पे CU इक्वल टू 15 किलो पास्कल लिख सकते हैं। मैं इसको डेटा डायरेक्ट ही CU इक्वल टू 15 किलो पास्कल उतारता था क्योंकि जो भी अंडरएंड शियर स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल टू अंडरएंड कोहेजन होती है। क्योंकि जैसे आपको पता है जब भी हम यूयू टेस्ट करते हैं अनकंसोलिडेटेड अंडरएंड तो एक एक्स एक्सिस के पैरेलल हमको मोहर फेलियर एनवेलप देखने को मिलती है और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल मोहर फेलियर एनवेलप हमको मिलेगी तो उसका ऑफ कोर्स जो फाइव होगा वो क्या होगा, जीरो। क्यों? एक्स एक्सिस के पैरेलल ही एक लाइन है। राइट, तो क्योंकि S इज इक्वल टू CU प्लस सिग्मा एन बार tan फाइव होता है तो tan फाइव जो है फाइव इक्वल टू 0 तो SU के इसके इक्वल हो जाएगा CU के इक्वल। तो जब भी आपको अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ दी हो तो आपको अपने आप ये एज्यूम करके चलना है, ये अपने आप आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कोहेजन की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो क्योंकि कोहेजन की एक ही वैल्यू दी है तो आपको ये लेके चलना है दैट दिस इज द एवरेज कोहेजन अलोंग द पाइल शाफ्ट। गामा बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन किलोन्यूटन अप टू 2 डेसिमल आपसे पूछी गई है। अब जब भी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का पाइल ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मैंने आपको समझाया था कि हम उस केस में या तो इंडिविजुअल पाइल फेलियर एज्यूम करेंगे, ठीक है, या ब्लॉक फेलियर एज्यूम करेंगे। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अपना आंसर रिपोर्ट कर देंगे कि ये हमारी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू है। ठीक है, पर यहां पे ना एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हमको अल्फा एडहेजन फैक्टर की वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो कोई बच्चा 0.9 मान सकता है, कोई 0.95 मान सकता है, कोई 0.8 मान सकता है, कोई 0.85 मान सकता है, कोई 0.87 मान सकता है। तो इस हिसाब से अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, तो एक कोहेरेंट आंसर हमें इस क्वेश्चन के लिए प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो एग्जामिनर आपकी इस नॉलेज के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है। हालांकि इंडिविजुअल पाइल का पैरामीटर भी इसमें गिवन है तो आप अपनी तरफ से अल्फा एज्यूम करके एक सिंगल पाइल के लिए निकाल सकते हो। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप अल्फा इक्वल टू 1 मान के भी इंडिविजुअल पाइल फेलियर नंबर ऑफ उसमें क्या करना होता है, अल्फा इक्वल टू आपको एक पाइल का निकालना होता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, फिर आपको नंबर ऑफ पाइल से मल्टीप्लाई कर देना होता है। राइट, यही करना होता है जब इंडिविजुअल पाइल फेलियर के कॉरस्पॉन्डिंग हम ग्रुप ऑफ पाइल्स का जब भी फेलियर इंडिविजुअल पाइल फेलियर के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं तो एक पाइल का आपको निकाल के उसको नंबर ऑफ पाइल से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, यही करना आपको। और इसमें जब आप अल्फा इक्वल टू ये आप कर सकते हैं, अपना होमवर्क कर सकते हैं ये। ठीक है, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं अल्फा इक्वल टू 1 मान के भी
अगर आप इंडिविजुअल पाइल का निकाल लें, उसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें, वो कम आता है। किससे? कि जब आप इस पाइल ग्रुप का ब्लॉक फेलियर मान के नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन निकालें तो। ठीक है, तो एग्जामिनर आपकी इस नॉलेज के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। क्या? कि जब भी जो ये हमारी ये ग्रुप ऑफ पाइल्स हैं, जब हम इनका ब्लॉक फेलियर मान के एज्यूम करते हैं ना, ब्लॉक फेलियर मान के जब भी इसके ऊपर नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो ज्यादा ही आती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंपेयर टू इंडिविजुअल पाइल फेलियर। क्योंकि उसमें जैसे कि मैंने आपको समझाया था, इसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जो ये ग्रुप है उसका तो आता ही आता है जो भी कंट्रीब्यूशन है, पर प्लस जो ये इसके बीच वाला सॉइल है, जो मैंने ग्रीन से ऐसे हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन मार्कर से, उसका कंट्रीब्यूशन भी आएगा। तो जो ये सॉइल का कंट्रीब्यूशन आता है, जो ये सॉइल का वेट आता है, जो कंट्रीब्यूट करता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की तरफ, उसकी वजह से जो ये ब्लॉक फेलियर मानते हुए पाइल ग्रुप की नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ज्यादा आ जाती है कंपेयर टू इंडिविजुअल पाइल। ठीक है, अब आपको ये अपना थंब रूल नहीं मान के चलना कि ऐसे होगा ही होगा, हमेशा ही ऐसा होगा, पर क्योंकि डेटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है और क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, और डेटा अगर आप अपनी तरफ से मान भी लो, तब भी ऐसे ब्लॉक फेलियर में जो भी अल्फा आप अपनी तरफ से मान लोगे, अल्फा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? 1 हो सकती है ना। तो 1 मान के भी जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि ब्लॉक फेलियर में ही जो ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की वैल्यू है फॉर दिस पाइल ग्रुप, वो ज्यादा आ रही है, और हमको ऑफ कोर्स ज्यादा वाली वैल्यू ही अडॉप्ट करनी होती है। क्यों? नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया ही था। तो अब नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अगर हम ब्लॉक फेलियर मानते हुए अगर हम सॉल्व करें इसमें, तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की क्या वैल्यू आएगी? QNF। ब्लॉक फेलियर मानते हुए पाइल ग्रुप का नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? अल्फा सी बार AS। अल्फा की वैल्यू पाइल ग्रुप के लिए क्या होती है? 1, ये हमें पता है। तो सी बार इंटू AS, सी बार कितना है? 15 किलो पास्कल। 15 एवरेज कोहेजन हम 15 ही मान के चलेंगे क्योंकि एक ही कोहेजन की हमको वैल्यू दी है। सी बार इंटू AS, AS मतलब पाइल शाफ्ट के जो भी, क्योंकि पाइल शाफ्ट यहाँ पे वैसे तो पाइल शाफ्ट के कॉरस्पॉन्डिंग AS होता है, हम यहाँ पे जो ये पाइल ग्रुप है इसका जो सरफेस एरिया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम AS लिखेंगे। इसका AS क्या आएगा फिर? ऑफ कोर्स स्क्वायर पैटर्न में है, ये स्क्वायर पैटर्न में है तो 4 इंटू 2.4 आ जाएगा, राइट। 4b इंटू एल, स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4b इंटू एल, बेस पेरीमीटर इंटू लेंथ अलोंग द शाफ्ट अगर मैं बात करूं तो 4b कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2.4, सो 4 इंटू 2.4 इंटू लेंथ इज 2 मीटर। ये मैंने आपको सिखाया ही था कि अगर स्क्वायर में हमारी पाइल है या पाइल ग्रुप है तो उसका शाफ्ट एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 4b इंटू एल, सो 4 इंटू बी 2.4 इंटू लेंथ कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, अलोंग द अगर मैं बात करूं कि हमारा जो स्ट्रेटा जिसपे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन एक्ट कर रही है उसकी लेंथ है 2 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 2 मीटर लिख दिया। सो 4b इंटू एल प्लस इस सॉइल का वेट जो इस पाइल ग्रुप में है। इसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भी यहाँ पे बीच में पाइल्स है इनके सरफेस एरिया को हम निगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, टोटल जो भी इस पाइल ग्रुप में सॉइल है, सॉइल का वेट है, उस पूरे के सॉइल के वेट को हम मान के चलेंगे कि ये हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा, इसका यूनिट वेट हमको पता है 16 किलोटन पर मीटर क्यूब, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसमें वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है? 2.4 इंटू स्क्वायर। ठीक है, एक ये ऐसा बन गया कि जब प्लान में एक ये स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है दैट इज 2 मीटर, तो एक क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड जिसकी जो ऊपर वाली जो प्लान व्यू अगर हम देखें तो वो 2.4 मीटर का स्क्वायर एंड द हाइट इज 2 मीटर ऑफ कोर्स। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसके स्क्वायर का जो एरिया दैट इज 2.4 स्क्वायर इनटू लेंथ। ये सिंपल सी बात है, राइट। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा, बहुत ही सिंपल सी बेसिक मैथमेटिक्स है ये तो। सो इसलिए मैं इतना ज्यादा एफर्ट भी नहीं कर रहा इसको समझाने में। सो 2.4 स्क्वायर इंटू 2 मीटर, राइट।
सिंपल वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिया मैंने, जो भी हमारा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के जोन में है। सो नाउ क्यू एन एफ यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी, क्यू एन एफ विल बी, नाउ लेट मी सी माई कैलकुलेटर ऑफ कोर्स। सो कोई उधर पड़ा है, लेट मी गेट इट। So this will be equal to 15 into 4 into 2.4 into 2 plus 16 into 2.4 square into 2. This comes out to be 472.32. 472.32 किलो न्यूटन। अब ये हमको किलो न्यूटन में बतानी थी अप टू 2 डेसिमल्स। तो मेरा ये आंसर जो है वो जो मैं न्यूमेरिकल कीपैड में एंटर करूंगा वो होगा 472.32। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को किलो न्यूटन में मैंने निकाली है, किलो न्यूटन में ही मेरे को चाहिए थी। 2 डेसिमल्स तक निकली है, 2 डेसिमल्स तक ही चाहिए थी, तो मैंने इस हिसाब से अपना आंसर रिपोर्ट कर दिया। अगर जो मैंने निकाली है वो जो पूछा है उससे थोड़ा डिफरेंट होता तो उस हिसाब से मैं इस चीज को मॉडिफाई कर लेता ताकि उस हिसाब से आ जाए जिस हिसाब से पूछी है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से आपकी जो आंसर है वो आपका 472.32 आ जाएगा, जो आपको अपना न्यूमेरिकल कीपैड जो कि वर्चुअली गेट के पेपर में गिवन होता है उसमें जो आपको एंटर करना अपना आंसर, राइट, 472.32। नाउ अब इसके बाद हम अल्टीमेट पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी देखेंगे अकॉर्डिंग टू डायनेमिक पाइल फॉर्मूले। तो अब हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक पाइल फॉर्मूले। जो डायनेमिक वर्ड है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। डायनामिक लोड जो भी होता है ये हम उस चीज को रेफर करने के लिए यूज करते हैं जब किसी भी चीज पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक हैवी लोडिंग लगे। जैसे मेरी ये पाइल है, इस पे मैं हैमर से स्ट्राइक करता रहूं, हैमर से स्ट्राइक करता रहूं, हैमर से स्ट्राइक करूं इसको अंदर घुसाने के लिए, वो क्या है, डायनेमिक लोड है। क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक बड़ा लोड मैं इस पाइल पे लगा रहा हूं, तो उस लोड को मैं कह रहा हूं डायनामिक लोड। ठीक है, जैसे एसपीटी टेस्ट आप करते हो तब भी आप हैमर से ब्लो देते हो, ठीक है, अपने स्प्लिट स्पून सैंपलर को अंदर घुसाने के लिए। ठीक है, वो भी क्या है, डायनामिक लोड। हमारा जो अर्थक्वेक है वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक लोड लगता है, उस जो वो वाला लोड है सिस्मिक लोड। ठीक है ना, जो अर्थक्वेक है उसको हम सिस्मिक लोड कहते हैं। तो वो सिस्मिक लोड भी एक तरह का डायनामिक लोड है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लोड लगे उसको हम डायनेमिक लोड का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये डायनेमिक पाइल फॉर्मूले ये इस चीज पे बेस्ड है, ये मेन उस चीज में काम आते हैं जब भी हम हमारी पाइल को हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज में ये काम आते हैं। अब देखिए इसकी अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो दीज आर बेस्ड ऑन द लॉज गवर्निंग द इंपैक्ट। जब भी ऐसे मैं आपको बता रहा हूं डायनेमिक में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप लोड लगा रहे हो, इसका टेक्निकल वर्ड क्या है फिजिक्स में, इंपैक्ट। ठीक है, ये मेरी पाइल है, इस पे मैं हैमर से ऊपर से, काफी हाइट से ऊपर से मैं हैमर से स्ट्राइक कर रहा हूं, तो ये क्या है, इस पे लग रहा है एक इंपैक्ट। जब भी दो गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हैं तो वो क्या होता है, इंपैक्ट, राइट, इंपैक्ट ऑन इलास्टिक बॉडीज। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, जब मैं कह रहा हूं बेस्ड ऑन द लॉज गवर्निंग द इंपैक्ट ऑन इलास्टिक बॉडीज, तो मतलब ये तो आपको समझ लगे कि इंपैक्ट का इंपैक्ट हम क्यों कह रहे हैं, इंपैक्ट क्योंकि हैमर से जब मैं स्ट्राइक कर रहा हूं तो इंपैक्ट ऑन इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडीज, जब मैंने ये सेंटेंस सब बोल दिया तब आपको ये समझ आना चाहिए कि इस प्रोसेस में इस जो जब भी हम ये जो फॉर्मूले हैं इनको डिराइव करते हैं, इनको देखते हैं, तब हम मान के चलते हैं कि जो हमारी बॉडीज इन्वॉल्व हैं दोज आर इलास्टिक इन नेचर। मतलब जो हमारी पाइल है और हमारा सॉइल है उनको हम इलास्टिक इन नेचर मान के चलते हैं जब भी हम इन फॉर्मूलाज की बात करते हैं, राइट। तो उनके जो भी फिजिक्स के लॉज हैं उन पे ये गवर्नड है, जो भी ये फॉर्मूलाज है। अब इसकी अगर मैं ज्यादा डेप्थ में बात करूं तो द इनपुट एनर्जी ऑफ द हैमर ब्लो, हैमर आ गया ना, हैमर ब्लो, इनपुट एनर्जी ऑफ द हैमर ब्लो, हैमर से स्ट्राइक कर रहा हूं मैं, इज इक्वेटेड टू द वर्क डन इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड टू द पेनिट्रेशन ऑफ द पाइल। मतलब जो हैमर की, यहां पे जो मेरा हैमर ब्लो है उसकी जो इनपुट एनर्जी होगी, जो भी एक एनर्जी दे रहा हूं मैं, डब्ल्यू मेरा वेट ऑफ हैमर आ गया, हाइट एच इज फ्री फॉल की हाइट, जो डब्ल्यू एच है
इसको राइट इसको इक्वेट किया जा रहा है, जो WH है इसको इक्वेट किया जा रहा है टू द वर्क डन। वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट, इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड टू द पेनिट्रेशन ऑफ पाइल। जो भी सॉइल रेजिस्टेंस दे रहा है इस पाइल को अंदर घुसने से, उसके इक्वेट किया जा रहा है ये, राइट। तो जो भी एक तरह से पाइल वर्क कर रही है, हमने ऊपर से हैमर से एक वर्क किया, उससे पाइल जमीन के अंदर गई, तो जो भी हमारी ये पाइल का जो भी ये वर्क डन इसने किया, इनपुट एनर्जी करी इसने, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, एनर्जी इसने करी WH, इसको हमने इक्वेट किया पाइल कितना जमीन में घुसी उसके इक्वल, उसके इक्वल जब हमने इसको इक्वेट कर दिया तो उस लॉ पे ये गवर्नड है, राइट। द इनपुट उस मेनली इस सेंटेंस को आप पकड़ के रखिएगा, क्योंकि मैं इन फॉर्मूलाज की जब भी बात करूंगा ना, इन फॉर्मूलाज को जो भी जब भी आपने पहले पढ़ा होगा, तब तो वैसे अगर मैं इनको वैसे पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा अगर आपने इनको पहले पढ़ा हुआ है तो, पर मैं ज्यादा इनकी इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन आपसे करूंगा कि ये फॉर्मूलाज ऐसे हैं तो क्यों हैं, ठीक है। और वो इस सिंटेंस पे ही बेस्ड होगा, इस कंसेप्ट पे ही बेस्ड होगा कि जो भी हैमर ने वर्क डन किया WH का पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, WH की फॉर्म में, वो वर्क डन जब पाइल जमीन के अंदर घुसी उसके वर्क डन के इक्वल कर दिया हमने, इस लॉ पे ये गवर्न, इस लॉ ये जो प्रिंसिपल है, दिस इज द गवर्निंग प्रिंसिपल बिहाइंड दिस फॉर्मूला। कौन सा? डायनेमिक पाइल फॉर्मूला, ठीक है। इसके पीछे यही मेन प्रिंसिपल काम कर रहा है, राइट। अब जो ये फॉर्मूलाज है मेनली इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला और मॉडिफाइड हिले फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूलाज ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंटेक्स्ट में। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को मैं डिस्कस करूंगा, और इनको डिस्कस करने के बाद मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि ये फॉर्मूलाज ऐसे हैं तो क्यों हैं, पर पहले इनको मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला की। अब इस इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला के हिसाब से अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल इज इक्वल टू WH बाई S प्लस C। अब ये WH S C क्या है, इनको अभी हम स्टडी करेंगे। अब इस पे जो अगर हम अलाउबल लोड अगर निकालें Q अल्टीमेट के हिसाब से, तो आपको पता है वो Q अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, Q अलाउबल का जो फॉर्मूला होता है। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस केस में अगर आपको नहीं दिया हुआ, वैसे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा ये मैं आपको याद करने के लिए नहीं कहता, पर इस केस में जो हम डायनामिक पाइल फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं, जो उसमें से जो फर्स्ट है दैट इज इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला, इन फॉर्मूलाज में डायनामिक पाइल लोड फॉर्मूलाज में मैं आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी याद करने को कहूँगा, क्योंकि इनमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको याद हो, क्योंकि इनमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कांस्टेंट होता है कि इतना ही आपको लेना है, अनटिल एंड अनलेस आपको पेपर में कोई और फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्पेसिफाई कर दिया जाए, फिर आप वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोगे। पर अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी पेपर में स्पेसिफाई नहीं किया तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेते हैं ये आपको याद हो, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको इसमें 6 लेना है, तो 6 अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले तो Q अलाउबल का फॉर्मूला बन जाएगा WH बाई 6 इंटू S प्लस C। अब आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, जब भी इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला से क्वेश्चन आए तब आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल पूछी जा रही है या अलाउबल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल पूछी जा रही है। उस हिसाब से आप सही फॉर्मूला लगा के आप अपना आंसर निकालोगे, ठीक है। अब इसमें जो ये फैक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं ये क्या क्या है उनको अभी हम स्टडी करते हैं। W इज वेट ऑफ हैमर इन किलो न्यूटन, H इज हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ हैमर इन सेंटीमीटर, ठीक है। जो ऊपर वेट जो हैमर है वो फॉल कर रही है, ठीक है, उसका वेट W, वेट ऑफ हैमर। अब जो ये वाला मैंने फॉर्मूला लिखा ना ये कंसिस्टेंट है विद यूनिट्स, मतलब अगर आप यहाँ पे W के इन किलोमीटर यूनिट्स लिखोगे तो ऑफकोर्स जो QU है वो इन किलोमीटर आ जाएगा,
अब जो एच, एस और सी है, इनके यूनिट्स होते हैं जो डिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं वो, राइट। तो इनको आप सेंटीमीटर में ले सकते हो, मिलीमीटर में ले सकते हो, किसी भी यूनिट में आप ले सकते हो। पर जनरली हम जो W और QU है इनको हम किलो न्यूटन में स्पेसिफाई करते हैं, और H, S और C को हम इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करते हैं। बट दिस फॉर्मूला इज कंसिस्टेंट विद इट्स यूनिट्स। तो आप कोई और भी यूनिट्स लेके चलो तो आपका फॉर्मूला सही आ जाएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा, बट यूनिट्स कंसिस्टेंट लेके चलना, ठीक है ना। नो, दिस इज नॉट एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस इज मतलब ये एक उस पे बेस्ड फॉर्मूला है, एक लॉजिक पे बेस्ड फॉर्मूला है। जो एक लॉजिक पे बेस्ड फॉर्मूलाज होते हैं वो उसके यूनिट्स जो होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, राइट। नाउ H इज अ हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ हैमर इन सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हैमर है उसको फ्री फॉल करते हैं हम एक हाइट से, ठीक है, जिससे कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके पाइल पे फाइनली स्ट्राइक करती है और फिर वो पाइल ज़मीन के अंदर घुस जाती है। नाउ एस इज सेट। एस आपको समझने वाली बात है। एस इज सेट, दैट इज पेनिट्रेशन ऑफ पाइल पर ब्लो ऑफ हैमर इन सेंटीमीटर। मतलब जब मैं हैमर से पाइल को स्ट्राइक कर रहा हूं तब वो ज़मीन के अंदर कितना गई, हैमर से स्ट्राइक किया मैंने, हैमर हटा ली, अब मैं नोट करूंगा कि पाइल ज़मीन में कितना गई, इसको मैं कह रहा हूं सेट। सेट पेनिट्रेशन ऑफ पाइल पर ब्लो ऑफ हैमर इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, वो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो सेट है, दिस एस इज टेकन एज एवरेज वैल्यू of last 5 blows for drop hammer and it is equal to S is equal to average value of last 25 blows फॉर स्टीम हैमर, ठीक है, फॉर स्टीम हैमर। अब ये ड्रॉप हैमर और स्टीम हैमर क्या होती है? जो ड्रॉप हैमर होती है उसका तो ये मतलब होता है कि हमने हैमर को एक डिस्टेंस पे लेके गए और फिर हमने छोड़ दिया, ये होती है ड्रॉप हैमर। अब ड्रॉप हैमर के अलावा एक स्टीम हैमर भी होती है। स्टीम हैमर होती है कि हम स्टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी जो हैमर है उसको फॉल करने में, राइट। जैसे जो ड्रॉप हैमर है उसमें तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप एक हाइट पे लेके जाते हो और फ्री फॉल कराते हो हैमर को, कि और उस जो फ्री फॉल कराते हो उससे आपकी जो पाइल है वो ज़मीन के अंदर घुस जाती है, ठीक है। अब जो स्टीम हैमर है ना, ये भी दो टाइप्स की होती है एक्चुअली। स्टीम हैमर दो टाइप्स की, पहली होती है सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर, दूसरी होती है डबल एक्टिंग स्टीम हैमर। जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है ये है फॉर ड्रॉप हैमर एंड सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। जो डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का फॉर्मूला है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ ये वाला फॉर्मूला जो ड्रॉप हैमर और सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर और डबल एक्टिंग स्टीम हैमर क्या होती है कि जब भी हमको मान लीजिए, जब भी मैं अपना पाइल को अंदर घुसा रहा हूँ तो जो ये हैमर है इसको ऊपर उठाने के लिए अगर मैं स्टीम का इस्तेमाल करता हूं तो उस प्रोसेस को मैं कह दूंगा सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर, कि एक डायरेक्शन में कि जब तो हैमर नीचे जा रही है तब तो उसका फ्री फॉल हो रहा है, पर ऊपर ले जाने के लिए मैं स्टीम का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको मैं कह रहा हूं सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। अब ये सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका ड्रॉप हैमर पे क्या एडवांटेज है, वो ये कि इसमें जल्दी पाइल ड्राइव हो जाती है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है जैसे कि आप CPM पार्ट में पढ़ते ही हो कि जैसे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कम होता है वो हमारे लिए एक इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको देखना होगा कि हमारी जो सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर है उसकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है
ओवर ड्रॉप हैमर, ठीक है, और हमारे जो दिन बच रहे हैं उस हिसाब से हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ड्रॉप हैमर की जगह सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर आपको समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि डबल एक्टिंग स्टीम हैमर क्या होती है। डबल एक्टिंग स्टीम हैमर में हम जो हमारी हैमर होती है उसको ऊपर ले जाने के लिए तो स्टीम का इस्तेमाल करते ही करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, पर उसको नीचे गिराने के लिए भी हम स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अब जब हैमर ऊपर से गिरेगी तब ये अपने वेट का सहारा तो ले ही रही है, पर इसके ऊपर स्टीम भी एक्ट कर रही है, तो मतलब अब ये ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएगी, ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएगी तो पाइल पे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी, पाइल पे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी तो हमारी पाइल जल्दी ज़मीन में घुस जाएगी और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन और कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम सिंगल एक्टिंग या डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नो, अब आपको समझ में आ गया कि जो ये सेट है, सेट मैंने आपको समझाया, सेट इस ये जो सेट है इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सेट इज पेनिट्रेशन ऑफ पाइल पर ब्लो ऑफ हैमर। मतलब हम जो पर ब्लो ऑफ हैमर पेनिट्रेशन है ऑफ पाइल हो रही है, मतलब ऐसे क्या है, जो मैंने ऊपर से हैमर से स्ट्राइक किया अपनी पाइल के ऊपर, उस स्ट्राइक की वजह से जो मेरी पाइल है वो ज़मीन के अंदर चली गई। इस प्रोसेस को मान लीजिए मेरी जो ये पाइल है ये 2 सेंटीमीटर ज़मीन में चली गई, जो ये 2 सेंटीमीटर ज़मीन में चली गई ना, हैमर मैंने डाली, उठाया मैंने, अब मैं नोट कर रहा हूँ कि मेरी जो पाइल है वो 2 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर चली गई। अब जो 2 सेंटीमीटर दिस इज सेट, ठीक है। अब इस सेट की वैल्यू, दिस इज टेकन एवरेज वैल्यू ऑफ लास्ट 5 ब्लोज, एवरेज वैल्यू ऑफ लास्ट 5 ब्लोज फॉर ड्रॉप हैमर। ड्रॉप हैमर के लिए, जो ड्रॉप हैमर मैंने आपको बताया सीधा कि हम हैमर को ऊपर से सीधा फ्री फॉल करा रहे हैं, स्टीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको हम ड्रॉप हैमर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ड्रॉप हैमर के केस में जो लास्ट 5 ब्लोज है ना, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सेट होगा उसको हम एस की वैल्यू देंगे, उसको हम सेट कहेंगे, ठीक है। मतलब पेनिट्रेशन ऑफ पाइल पर ब्लो ऑफ हैमर कि मान लीजिए जो मेरे लास्ट 5 ब्लोज हैं उसमें 11 सेंटीमीटर टोटल पाइल नीचे पेनिट्रेट कर गई, ठीक है। अब इस 11 सेंटीमीटर को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो पेनिट्रेशन ऑफ पाइल मेरी आ जाएगी पर ब्लो ऑफ हैमर, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं सेट का। अब ये एवरेज लेनी होती है फॉर लास्ट 5 ब्लोज इन केस ऑफ ड्रॉप हैमर, और स्टीम हैमर के केस में हमको ये एवरेज लेनी होती है फॉर लास्ट 25 ब्लोज। मतलब पाइल को ड्राइव करते हुए जो लास्ट 25 ब्लोज में टोटल पाइल मेरी ज़मीन के अंदर घुसी है उसको मैं डिवाइड करूंगा 25 से, तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी मेरी किसकी, पेनिट्रेशन ऑफ पाइल की पर ब्लो ऑफ हैमर इन सेंटीमीटर, वो आ जाएगी, ठीक है। ऐसे एवरेज वैल्यू ऑफ लास्ट 25 ब्लोज फॉर स्टीम हैमर, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। नाउ एक आखिरी चीज़ रहेगी, दैट इज सी। सी इज एम्पिरिकल कांस्टेंट। ये एक एम्पिरिकल कांस्टेंट है, किसके लिए, दिस इज डिजाइन फॉर विच अकाउंट्स फॉर इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ पाइल एंड सॉइल। जो पाइल और सॉइल की इलास्टिक कंप्रेशन है उसका ध्यान रखता है ये। मतलब क्या कि जब भी हमने हैमर को पाइल को हैमर से स्ट्राइक किया तो पाइल हमारी ज़मीन के अंदर घुसी। अब जब हमने पाइल ज़मीन के अंदर घुसी तो एक इलास्टिक रिबाउंड आता है, उसके बाद हैमर को उठा लिया। अब हैमर को उठाने के बाद हमारी जो पाइल और सॉइल है इनका एक इलास्टिक रिबाउंड आएगा। आपको याद होगा जब हमने ये इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला से पहले जब हमने डायनामिक पाइल लोड फॉर्मूलाज किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है उसके बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको ये बात बताई थी दैट दिस इज बेस्ड ऑन लॉज गवर्निंग इलास्टिक बॉडीज, ठीक है। इलास्टिक बॉडीज के बेस पे जो लॉज गवर्न करते हैं, इम्पैक्ट ऑन इलास्टिक बॉडीज, उसके बेस पे जो लॉज उनको गवर्न करते हैं उसके बेसिस पे हमने हमारे डायनामिक पाइल लोड फॉर्मूलाज डिराइव किए हुए हैं। तो मतलब हम हमारी पाइल और सॉइल को एज इलास्टिक मटेरियल्स मानते हुए इन फॉर्मूलाज को लिख रहे हैं। तो
अगर हम इलास्टिक मान रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक जो लोड आया, लोड के बाद एक इलास्टिक जो थी, एक इलास्टिक कंप्रेशन हुआ था हमारी पाइल का और हमारे सॉइल का, तब जब लोड उठ जाएगा पाइल से तो एक रीबाउंड आएगा। ठीक है, जितना रीबाउंड आया है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक इलास्टिक कंप्रेशन थी। ठीक है, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है उसका रीबाउंड नहीं आता, रीबाउंड उसी चीज का आता है जो इलास्टिक होती है। ठीक है, तो मान लीजिए सी जो भी मेरा था, ठीक है, सी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, इसको अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर सी इस चीज़ को बता रहा है, इस चीज़ को हम अकाउंट करके चलते हैं सी के थ्रू, कि जब भी हमने पाइल को हैमर के साथ स्ट्राइक किया तो पाइल ज़मीन के अंदर घुसी। अब ज़मीन के अंदर घुसने के बाद जब हमने हैमर को उठाया तो पाइल दोबारा से रीबाउंड करी। क्यों? क्योंकि हमने हमारी पाइल को एक इलास्टिक मटेरियल माना हुआ है। तो पाइल जो रीबाउंड करी और पाइल के साथ साथ जो सॉइल भी रीबाउंड करा, सॉइल जो रीबाउंड करा वो भी पाइल को ऊपर लेके आएगा। ठीक है, अपने इफेक्ट की वजह से। तो पाइल और सॉइल की जो इलास्टिक रीबाउंड हुई ना, उसको अकाउंट में ले रहा है ये सी, राइट। सी इज एम्पिरिकल कांस्टेंट विच अकाउंट्स फॉर इलास्टिक। इलास्टिक जो आप सोम में पढ़ते हो, इलास्टिक सोम में, स्टील में, बहुत सारी जो आपके सिविल हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग है उसका बेसिस है इलास्टिक और प्लास्टिक, राइट। जो लोड हटाने से वापस डिफॉर्मेशन वापस हो जाए, राइट, जो डिफॉर्मेशन हुई थी वो डिफॉर्मेशन रिकवर हो जाए, उसको हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं, राइट। वो ही यहाँ पे है। तो इलास्टिक एम्पिरिकल कांस्टेंट विच अकाउंट्स फॉर इलास्टिक कंप्रेशन of pile and soil. Now this is equal to 2.5 centimeter for drop hammer. Drop hammer मैंने आपको बताया था, जो सीधा ऊपर से हम गिरा रहे हैं, फ्री फॉल करा रहे हैं, स्टीम का किसी भी तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको हम ड्रॉप हैमर का नाम दे रहे हैं। तो ड्रॉप हैमर के केस में दिस इज 2.5 सेंटीमीटर और स्टीम हैमर के केस में दिस इज टेकन इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर फॉर ड्रॉप हैमर और स्टीम हैमर के केस में 0.25 सेंटीमीटर। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि C की वैल्यू अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हो ना, तो यूनिट्स को कंसिस्टेंट रखने के लिए आपको S और H के जो यूनिट्स हैं वो भी सेंटीमीटर में लेनी पड़ेंगी। हाँ, अगर आप C की वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह mm में ले लें या मीटर में ले लें या किसी और यूनिट्स में ले लें, फिर आप S और H के जो वैल्यूज़ हैं, जो यूनिट्स हैं, वो आप उस यूनिट में ले सकते हो। पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि यूनिट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। इसीलिए आप यहाँ पे अगर ध्यान दें कि यहाँ पे QU, क्योंकि हम ज़्यादातर किलोमीटर में निकालते हैं, तो W मैंने किलोमीटर में लिखा है, H मैंने सेंटीमीटर में लिखा है, S इज ऑल्सो रिटन इन सेंटीमीटर, C इज ऑल्सो रिटन इन सेंटीमीटर। ये सब कुछ इसीलिए किया गया है ताकि यूनिट्स कंसिस्टेंट रहे, राइट। तो ये रहा इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले मैं आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप बेसिक पकड़ के रखना। उस बेसिक पकड़ने के बाद में अगर आपने बेसिक पकड़ लिया, जो मैंने डायनेमिक पाइल लोड फॉर्मूला पे लिखा था, 2 लाइन 2 स्टेटमेंट लिखी थी, उन बेसिक्स को अगर आपने पकड़ लिया तो ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको मैं बड़ी ही आसानी से आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, राइट ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फॉर्मूला आया कहां से, तो लेट्स डिस्कस दिस। सी, इस बात को आप देखिए कि अगर मैं जो टर्म्स हैं उनको थोड़ा रीअरेंज करूं यहाँ पे, तो वो मेरा कुछ किस तरीके से आएगा, जो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं S प्लस C को इस तरफ ले जाऊं तो QU इंटू S प्लस C। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके जो बेसिक्स और कंसेप्ट्स अगर अच्छे से बिल्ड हो गए, तब आप थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो दूसरे स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे वो आप कर लोगे। नाउ QU इंटू S प्लस C इक्वल टू W इंटू H।
नॉट। ये अगर मैं कुछ रीअरेंज कर लेता हूँ टर्म्स को तो कुछ ऐसा फॉर्मूला देखने को मेरे को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो W इंटू एच है ये क्या है, ये जो हमारी हैमर थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो बाद में पाइल पे जो स्ट्राइक करने से पहले, जस्ट स्ट्राइक करने से पहले जो बनी है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, दैट इज इक्वल टू WH। जब मेरी हैमर एक हाइट पे थी तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, W इंटू एच। पाइल से कितने डिस्टेंस पे है, H डिस्टेंस पे, तो W इंटू एच थी वो, ठीक है। हाँ, जब वो पाइल पे स्ट्राइक करी तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बट एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे जो मेरी हैमर के पास है दैट इज इक्वल टू W इंटू एच। पाइल को स्ट्राइक करने से पहले दिस इज W इंटू एच, दिस इज एनर्जी ऑफ द हैमर, एनर्जी ऑफ द हैमर, ठीक है। अब आप इसको पोटेंशियल एनर्जी कह दो, काइनेटिक एनर्जी कह दो, ये आपके ऊपर है। नाउ एनर्जी ऑफ द हैमर, एनर्जी ऑफ द हैमर, नाउ दिस इज एनर्जी ऑफ द हैमर। तो ये क्या है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल। वो क्यों, वो आप ये देखिए कि जो एनर्जी ऑफ द हैमर है दैट वाज इक्वेटेड टू वर्क डन इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल, ठीक है। तो जो सॉइल है वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, क्यू के लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, ठीक है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल कितनी होगी, जितनी सॉइल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ऊपर से जितना लोड लग रहा है सॉइल उतनी ही रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो कितनी रेजिस्टेंस सॉइल अगर इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। इस डायरेक्शन में अगर मैं लोड लगाऊं, ठीक है, इस तरफ रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है तो इस तरफ लोड लगाऊं तो वो उसके इक्वल हो जाएगी, राइट। तो इस तरफ जो लोड लग रहा है दिस इज इक्वल टू QU। अगर मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करूं तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इस तरफ जो सॉइल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इस तरफ जो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में एनर्जी लग रही है मेरी। अब ये मेरी एनर्जी आ गई जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में लग रही है, इनटू ये एनर्जी किसके इक्वल होगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में होती है, वर्क डन के फॉर्म में। मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे लेके जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आपके थोड़े कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए अगर आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। अगर आपके थोड़े अच्छे नहीं है फिर भी मैं जिस तरीके से आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। हाँ, हालांकि अगर अच्छे हैं फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, राइट। नाउ सॉइल इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो इस डायरेक्शन में उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अब दिस फोर्स इनटू वर्क डन क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज ए टाइप ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, S प्लस सी। यहां पे फोर्स तो आ गई QU, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, S प्लस सी। वो क्यों, S प्लस सी क्यों, क्योंकि मेरी बात आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इस पाइल को जब मैंने हैमर के साथ स्ट्राइक किया तो ये अंदर गई। अब मैंने हैमर को, ये मेरी पाइल है, हैमर के साथ स्ट्राइक किया, ये अंदर गई। हैमर को मैंने उठाया तब ये वापस रिबाउंड हुई। जो ये वापस रिबाउंड हुई उसको मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जो ये अंदर गई उसको मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो अंदर जाके वापस आ गई। इवेंचुअली हैमर से मैंने जो इसको स्ट्राइक किया ना, हैमर से स्ट्राइक करने के बाद जो ये अंदर गई उसको S प्लस सी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि S तो एक परमानेंट सेट था। मैंने हैमर से स्ट्राइक किया पाइल को, हैमर को उठा लिया, अब देख रहा हूं कि पाइल की कितनी डिफॉर्मेशन, पाइल कितनी अंदर गई, राइट। पाइल अंदर कितना चली गई, अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना अंदर चली गई पाइल, पेनिट्रेट कितना कर गई सॉइल के अंदर, उसको मैं S का नाम दे रहा हूं। अब ये पेनिट्रेशन जो वापस ये रिबाउंड हो गई उसके बाद देखी जा रही है,
इस बात का ध्यान दीजिए, मैं इस एस को नोट कर रहा हूं, मैंने हैमर से स्ट्राइक किया पाइल को, पाइल जमीन के अंदर गई, अब ये दोबारा रीबाउंड हुई, अब मैं देख रहा हूं कि ये जमीन के अंदर कितनी गई है, दिस इज एस। सी क्या है, जो ये वापस आ गई थी। तो इवेंचुअली जब मैंने हैमर के साथ स्ट्राइक किया तब पाइल कितना अंदर गई, एस प्लस सी। ध्यान दीजिए, ये मेरी हैमर थी, हैमर से मैंने एच हाइट तक फॉल करवाया हैमर को, ये मेरी पाइल थी, इस पाइल के ऊपर जब इस हैमर ने स्ट्राइक किया तो ये इतना नीचे चली गई, इतना नीचे जाने के बाद ये फिर बाद में इतना ऊपर उठ गई। अब ये इतना ऊपर जब उठ गई तो जब एक्चुअली ये कितना अंदर गई थी, देखिए एक्चुअली तो ये वाला डिस्टेंस अंदर गई है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल है, इस डिस्टेंस के, जो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, जो ये वाला डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, इसके इक्वल है। अब इस डिस्टेंस को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, एस। इस डिस्टेंस को मैं एस नाम दे रहा हूँ कि मैंने हैमर को हटा लिया, अब देख रहा हूँ कि पाइल की पोजीशन क्या है, ये वाली पोजीशन है, इसको मैं एस नाम दे रहा हूँ। जो पाइल रीबाउंड हो गई उसको मैं नाम दे रहा हूँ सी का। तो इवेंचुअली जब मैंने हैमर के साथ पाइल को स्ट्राइक किया था तब ये जमीन के अंदर कितना गई थी, एस प्लस सी। इसीलिए क्यू यू के साथ मैंने एस प्लस सी को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इम्पैक्ट ऑन इलास्टिक बॉडीज के जो लॉज गवर्न करते हैं उस हिसाब से ही हमने इस डायनामिक पाइलोड फॉर्मूला को डिराइव किया है, ठीक है। हैमर ने W इंटू एच का वर्क डन किया, उसकी वजह से पाइल अंदर गई, जो वर्क डन हुआ इन रेजिस्टिंग द, जो सॉइल ने एक रेजिस्टेंस दी उसको ओवरकम करने में जो वर्क डन लगा दैट इज इक्वल टू क्यू यू इंटू एस प्लस सी। तो इसलिए क्यू यू इंटू एस प्लस सी दैट बिकेम इक्वल टू डब्ल्यू एच। तो इस फॉर्मूले को जब हमने रीअरेंज किया तो क्यू यू बन गया डब्ल्यू एच बाई एस प्लस सी। अब इस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के ये आ गया क्यू अलाउबल इक्वल टू क्यू यू बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे कि मैंने आपको बताया अगर नहीं दिया तो वो आपको 6 लेना है। अब इतनी डिटेल में आई एम 100% श्योर कि आपने इतनी डिटेल में इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड फॉर्मूला कैसे ऐसे क्यों आया है वो नहीं देखा होगा, ठीक है। मैं भी चला सकता था काम आपको एक्सप्लेनेशन ना दिए बिना, बट आई वॉन्ट कि आप अपना दिमाग थोड़ा एक्सपैंड करें, क्योंकि एंड में पेपर में अगर आपको एक एज चाहिए तो आपको थोड़ा खुला हुआ दिमाग हो तो आपको एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है, लाइफ में भी पेपर में भी। नाउ इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड हिले फॉर्मूला। अब मॉडिफाइड हिले फॉर्मूला की हम बात करते हैं जो कि हमारा सेकंड फॉर्मूला है, जो कि डायनेमिक पाइल फॉर्मूलाज में हमको डिस्कस करना है। अब इसके अकॉर्डिंग क्यू यू इक्वल टू ईटा इंटू डब्ल्यू एच बाई एस प्लस सी बाई 2। बाकी सारी टर्म्स तो आपको पता है, ईटा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये ईटा हम ज़्यादातर किस चीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ करते होते हैं, एफिशिएंसी को, मतलब एफिशिएंसी। यहाँ पर भी हम एफिशिएंसी को डिनोट करने के लिए ईटा सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ ब्लो दैट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट टू दैट बिफोर इम्पैक्ट। एफिशिएंसी ऐसे हम कैलकुलेट करते होते हैं, ठीक है, कि आफ्टर द इम्पैक्ट क्या हुआ और बिफोर द इम्पैक्ट क्या था, राइट। यही हैमर की जो एफिशिएंसी है वो इस चीज़ को ही, इस चीज़ पे ही डिपेंड करेगी, राइट। सो दिस इज रेशियो ऑफ एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट टू दैट बिफोर इम्पैक्ट। नाउ इट डिपेंड्स ऑन, ये जो ईटा है एफिशिएंसी है किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द मटेरियल्स अंडर इम्पैक्ट।
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आप पढ़ते थे, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप 11th-12th में आपने पढ़ा है, 11th में आपने पढ़ा है, 11th की फिजिक्स में, दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, राइट, उसका हम इस्तेमाल करते होते हैं जब भी इम्पैक्ट की बात होती है। जैसे हमने वहाँ पे 11th में क्वेश्चंस किए थे कि जो हमारा ए मास है वो बी से टकराएगा तो अब बी किस स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग में भी आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हो जब आप कोलिजन्स की बात करते हो, ठीक है। वहाँ पर भी आप परफेक्टली प्लास्टिक मान के आप अपना जो प्रोसीजर है वहाँ पे वो प्रोसीड करते हो, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का आप वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हो। जब भी कोलिजन बिटवीन टू इलास्टिक बॉडीज की बात होती है तब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इस्तेमाल होता ही है। और इलास्टिक बॉडीज क्या, इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों की जब बात होती है तब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात होती है। इनफैक्ट जो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये इलास्टिक को प्लास्टिक में कन्वर्ट करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ई पे डिपेंड करता है, वेट ऑफ हैमर उस पर डिपेंड करता है, एंड वेट ऑफ पाइल उस पर डिपेंड करता है। क्या इटा एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी जो होगी हमारी इस केस में जो हमको इस्तेमाल करनी है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई पे डिपेंड करेगी, वेट ऑफ हैमर पे डिपेंड करेगी, एंड वेट ऑफ पाइल, ये तीन चीज़ों पे एफिशिएंसी डिपेंड करेगी। अब क्योंकि इसमें एफिशिएंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सो दिस इज अ बेटर फॉर्मूला, दिस इज बेटर वर्जन, दिस इज बेटर फॉर्मूला, दिस इज बेटर फॉर्मूला। कौन सा? मॉडिफाइड हीरे फॉर्मूला देन इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला। जो हमने पिछले वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना उसमें एफिशिएंसी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था, ठीक है, पर इसमें एफिशिएंसी का इस्तेमाल किया हुआ है। इसीलिए ये जो रियलिस्टिक जो हमारी चीज़ें होती हैं उनको टेक इनटू अकाउंट करता है ये, ठीक है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द रियलिस्टिक थिंग्स दैट अकर ऑन द साइट। तो इसकी वजह से दिस इज बेटर फॉर्मूला देन इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला। अब इस जो ये वाला फॉर्मूला है इसमें भी हम ऑफ कोर्स क्यू अलाउबल क्यू यू बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कैलकुलेट करेंगे, पर इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 3 होगा। उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 इस्तेमाल किया था हमने, इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेके चल रहे हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये वाला फॉर्मूला है दिस इज बेटर फॉर्मूला, ये जो रियलिटी है उसके ज़्यादा पास है, तो उसके ज़्यादा पास है इसलिए इसमें इतना ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है। वो रियलिटी से दूर था, ये रियलिटी के पास है इसीलिए कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से काम चल जाएगा। वो रियलिटी से दूर था इसलिए उसमें ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना पड़ रहा था, ठीक है। नाउ अब ये भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कोर्स, ये बारी बारी में चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में से ये चीज़ें स्किप ना हो जाए। क्या कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 3 तब तक ही एप्लीकेबल है जब तक कि पेपर में आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना दे दिया जाए। अगर पेपर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है वो आपको दे दिया गया तब जो पेपर में गिवन है वो आपको लेना है, अगर नहीं तब आपको याद करके चलना है कि इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फॉर्मूला में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 इस्तेमाल करते हैं और मॉडिफाइड हिले फॉर्मूला में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 3 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी WH, S और C जैसे हम उधर कैलकुलेट करते थे वैसे ही है, बस ये इसमें एक थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि C को कैलकुलेट करने के इन्होंने अपने एक अलग तरीके दिए थे। C इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट 25 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर नहीं लेके चलते, इसमें कैलकुलेट करने के इन्होंने अपने कुछ तरीके दिए हैं, उनसे हम C की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, पर वो फॉर्मूलाज हमको करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए दैट C अकाउंट्स फॉर इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ पाइल एंड सॉइल, ठीक है। जब मैं पाइल कर रहा हूँ ऑफ कोर्स उसमें पाइल कैप की भी बात हो ही रही है। नाउ C आपको पता चल गया, ठीक है। अब एक बात आती है कि बाई चांस एक ऐसा, क्योंकि हमको सारे सिनेरियोज को दिमाग में लेके चलना है,
सारे सिनेरियोज को दिमाग में लेके हमको पेपर में बैठना है। बाई चांस अगर कोई ऐसा केस आ गया कि मॉडिफाइड हिले फॉर्मूला में से क्वेश्चन आ गया और सी की वैल्यू आपको ना गिवन हुई, तब आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड फॉर्मूला में हमने सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर पड़ी है फॉर 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर पड़ी है फॉर ड्रॉप हैमर एंड 0.25 सेंटीमीटर पड़ी है फॉर स्टीम हैमर। ठीक है, अगर mm में कन्वर्ट कर लोगे देन इट बिकम्स 25 mm एंड 2.5 mm। ठीक है ना, तो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि 25 आ रहा है या 2.5 आ रहा है कि आप यूनिट्स क्या लेके चल रहे हो। ठीक है ना, तो जो सी की वैल्यू है वो 2.5 सेंटीमीटर फॉर ड्रॉप हैमर एंड 0.25 सेंटीमीटर फॉर स्टीम हैमर, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेके चलनी है इस केस में भी अगर सी की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर दे दी देन इट्स वेरी गुड, क्योंकि कायदे से तो देनी ही चाहिए सी की वैल्यू इन मॉडिफाइड हिले फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट सी की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर और 0.25 सेंटीमीटर नहीं मान के चलते, जैसे इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड फॉर्मूला में मानी थी। ठीक है, इसलिए इसमें देनी चाहिए। पर अगर वर्स्ट के सिनेरियो में सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है तो आप 2.5 सेंटीमीटर मान लोगे अगर ड्रॉप हैमर का केस है। अगर स्टीम हैमर का केस है, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर का, तो उसमें आप 0.25 सेंटीमीटर मान लोगे सी की वैल्यू। ठीक है, नाउ अब इसके अलावा हमारा एक और चीज़ है जिससे हम अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ये हमने कर लिया ना। ठीक है, तो जो एक आखिरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज़ बाय यूजिंग पेनिट्रेशन डेटा। यूजिंग पेनिट्रेशन डेटा। अब पेनिट्रेशन डेटा जो हम पेनिट्रेशन के टेस्ट करते हैं वो आपको पता है ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में, ब्रॉडली जो 2 टाइप्स के टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है, वो है एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड सेकंड इज सीपीटी कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। इस एसपीटी में हम नंबर ऑफ ब्लोज एन नोट करते हैं, इस सीपीटी में हम कोन रेजिस्टेंस क्यूसी उसको हम जनरली इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके तो ऑफ कोर्स कोई यूनिट्स होंगे ही नहीं बिकॉज दिस इज नंबर ऑफ ब्लोज एन। तो एसपीटी के टर्म्स में अगर हमने एसपीटी किया है तो इन टर्म्स ऑफ एन हम अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल लेते होते हैं, और सीपीटी में जो हम क्यूसी कोन रेजिस्टेंस निकालते हैं इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बेसिस पे हम अपनी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल लेते होते हैं। पर ये फॉर्मूलाज आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एन के बेसिस पे और क्यूसी के बेसिस पे हम कैसे निकालते हैं। ये जो फॉर्मूलाज है प्योरली रट्टा लगाने वाले हैं, प्योरली क्रैमिंग के फॉर्मूलाज हैं, प्योरली आपको रट्टा लगाना है इनमें, और इनमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। मेयरहॉफ ने दिए हुए हैं, आईएस कोड में कुछ गिवन है। ठीक है, पर आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं रियलिटी प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो जब आप अगर मान लीजिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते हो तो वहाँ पे आप अगर कोई प्रोजेक्ट करते हो तो आपके सामने ये फॉर्मूलाज होंगी, तो वहाँ से आप बुक से या आईएस कोड से रेफ़र करके इन फॉर्मूलाज की मदद से निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये प्योरली रट्टा लगाने वाले फॉर्मूलाज है ये, इसलिए एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। बस आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम यूजिंग पेनिट्रेशन डेटा भी हम निकाल लेते हैं, और वो हम एसपीटी और सीपीटी के मदद से करते हैं। एसपीटी में हम नंबर ऑफ ब्लोज एन का यूज़ करते हुए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, और सीपीटी में हम कोन रेजिस्टेंस जो हमारी क्यूसी होती है इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी मदद लेते हुए हम अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्यूयू को निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पाइल फाउंडेशन का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब पाइल फाउंडेशन के चैप्टर को मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया है। इस एक्सटेंसिवली कवर करने के बाद शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो पाइल फाउंडेशन से आया हो
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हमारे इंडिया से रिलेटेड है और वो आपसे ना हो पाए, ठीक है। मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया इसमें, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। तो आई होप कि इसके बाद आपके पाइल फाउंडेशन के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट। सो अगले लेक्चर में हम और कुछ प्रोसीड करेंगे एंड देन विल प्रोसीड फर्दर, राइट। थैंक यू वेरी मच।